Guys, welcome back to the channel. Welcome to the daily Hindu news analysis of 31st अक्टूबर 2021। तो आज है संडे और देखेंगे कि आज के जो कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आए हैं, कौन से हमारे एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और करेंगे पूरे कंप्लीट द हिंदू पेपर का एनालाइज। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस द हिंदू की PDF फाइल चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इस न्यूज़पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ने से पहले हम लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर UPSC प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज़ हियर। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है। कौन से ईयर में आया था ये मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगी। अब क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले। विच रिवर फ्लो इन विच सी, मतलब जैसे हमारी गंगा है वो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा बनाती है, ऐसे ही ऑल ओवर द वर्ल्ड रिवर्स हैं, नदियां हैं, तो वो कौन से सी में अपना मतलब माउथ बनाती हैं, यानी कहाँ पे जाके किस सी में जाके मिलती हैं। तो यहाँ पे एक रिवर दी गई है मेकोंग, थेम्स, बोल्गा, जम्बेजी। ओके, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिए मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और थोड़ा रिसर्च करिएगा कि मेकोंग रिवर कहाँ की है, थेम्स कहाँ की, बोल्गा कहाँ की, जम्बेजी कहाँ की है। आप अगर क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करते हैं और उसको आप जाके देखते हैं कि हाँ मतलब ये रिवर्स कहाँ से निकलती हैं, तो ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। आप लिख देते हैं थोड़ा सा ये चीज़। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, और आर्टिकल में बात की गई है जो PM मोदी हैं वो G20 की विज़िट पर गए हुए हैं और G20 मीटिंग का जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है और इसमें ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ को लेकर डिस्कशन किया गया है और ये मीटिंग हुई है इटली के रोम में। कर लेते हैं कि मोदी जी ने यहाँ पे क्या बोला है, क्या डिस्क्राइब किया है कि भारत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन सप्लाई पहुँचाई है कोविड-19 जब पैंडमिक था, और बहुत सी कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है। मोर देन 150 कंट्रीज़ को हमने सपोर्ट किया है। एज यू कैन सी इन द, आप देख सकते हैं कि ओवर 150 कंट्रीज़, मोर देन 150 कंट्रीज़ को हमने सपोर्ट किया है, मेडिसिन दी है। और यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि जितनी भी G20 कंट्रीज़ है उनको इंडिया में इन्वाइट किया है कि आप आइए भारत में और भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेड रिलेशन और ट्रेड सप्लाई को, ट्रेड रिलेशन एंड ट्रेड सप्लाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मुद्दा जो मोदी जी ने यहाँ पे उठाया है, वन हेल्थ वन अर्थ। कहना क्या चाहते हैं कि हम आज के टाइम में कोविड-19 पैंडमिक को लेकर फोकस कर रहे हैं, ऐसे ही हम सोल्यूशन को, हमें ऐसे ही सोल्यूशंस जैसे पैंडमिक को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इससे हम मतलब फाइट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही सोल्यूशन हमें रेडी रखने चाहिए आगे आने वाली फ्यूचर में पैंडमिक को, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम आगे फ्यूचर में ऐसी पैंडमिक्स आएँ और हम उसे टैकल कर पाएँ। तो इसको लेके वन अर्थ वन हेल्थ का मुद्दा मोदी जी ने रखा है। मैंने अप्रिशिएट किया है कंट्रीज का पुश टू मेक ग्लोबल ट्रेड मोर ट्रांस बाय इंट्रोड्यूसिंग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15%। मतलब कि जो G20 न्यूज़ आई थी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, उसको क्या किया गया है, 15% रखने की बात कही गई है। इस चीज़ के लिए मोदी ने G20 कंट्रीज़ को अप्रिशिएट किया है इस मीटिंग में। अब ऐसा होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंट्रीज़ हैं वो ऐसी सिटीज़, ऐसी कंट्रीज़ में शिफ्ट कर जाती हैं जहाँ पे क्या टैक्स जो है बहुत कम होता है, जैसे 6%, 8%, और जो बड़ी कंट्रीज़ होती है वो रेवेन्यू नहीं उनको मिल पाता है। तो ये यहाँ पे ये डिस्कशन किया गया है कि कोई भी कंट्री 6 या 7% टैक्स नहीं रखेगी, मिनिमम टैक्स 15% होना चाहिए, मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। तो इस चीज़ को लेके मोदी जी ने अप्रिशिएट किया है इस मीटिंग में। गाइस, G20 के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है कि G20 कब और कैसे बना। आप G20 के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उससे आपको क्या होगा, G20 की जो कंट्री आपको मेमोराइज़ हो जाएगी, बिकॉज मैंने उसमें मैप के थ्रू G20 की कंट्री आपको मेमोराइज़ कराई है। मोदी जी ने यहाँ हाईलाइट किया है कि भारत के पास आज के टाइम में बहुत सारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ है कि हम बहुत सारी वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने हाल ही में 100 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड की हैं और हम जो एबिलिटी है इंडिया के पास वो 5 बिलियन डोजेस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है।
तो ये जो हम डोज प्रोड्यूस करेंगे, इससे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट पहुंचा सकते हैं। ऐसी मोदी जी ने G20 जो मीटिंग हुई है उसमें ये सारी बातें कही हैं। आपको दिख रहा होगा कि NIA, आज अब ये आर्टिकल आ रहा है NIA टू कॉन्ट्रैक्ट ईरान ओवर ड्रग हाइस्ट। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे NIA के बारे में। के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक होती है रॉ एजेंसी, एक होती है IB एजेंसी और एक होता है NIA। ठीक है, तो रॉ का फुल फॉर्म सबको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो जाके पता कर लें। रॉ का काम क्या है, ये भारत के बाहर जासूसी करती है और जितनी भी खुफिया जानकारी है वो हमें पहुंचाती है, इंडिया को पहुंचाती है। यानी रॉ भारत के बाहर जासूसी करती है। IB क्या करती है, IB भारत के अंदर जासूसी करती है और इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर्टिकुलर ऑफिस है या जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे पहुँचाती है। NIA क्या करती है, आतंकवादी घटनाओं हैं जो भी उनकी जांच करती है या आतंकवादी घटनाओं की जांच करती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो NIA है, NIA हमने कॉपी किया है US के CIA से। ठीक है, ये वहाँ की एजेंसी है। CIA जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया की है, सेम CIA US की है। तो US में पहले से थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है ये, तो उससे कॉपी की गई है ये। हम बात करते हैं कि ये तो आपको पता चल गया IB क्या करता है, रॉ क्या करता है, IB क्या करता है एंड NIA क्या करता है। मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए कोई सिटी ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो जाए, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए सिटी है बुलंदशहर में खबर मिली है, IB ने खबर दी है कि यहाँ पे बम रखा हुआ है और बम फटने वाला है, ऐसी खबर NIA को मिलती है। ठीक, मान लीजिए बम फट जाता है, तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, CBI करेगी या NIA करेगी? ऑब्वियसली NIA इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, अगर बम ब्लास्ट हो भी गया है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, NIA करेगा। अब हम NIA के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। NIA क्या है, NIA इज़ अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये कब बनी थी, आप सभी को याद होगा, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था 2000, टेरर अटैक याद होगा। तो आफ्टर द मुंबई टेरर अटैक NIA का गठन किया गया है। ये कैसी बॉडी है, NIA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब कोई बॉडी स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी कैसे होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में ही बताने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो NIA क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो जब आपके प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें पूछ लेता है कि NIA कैसी बॉडी, स्टैट्यूटरी नॉन, तो ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं इस पॉइंट को ज़रूर लिख लीजिएगा। अगर NIA से क्वेश्चन आता है तो ये आपके माइंड में होना चाहिए और यही आपको हेल्प करता है मेंस आंसर राइटिंग में भी। अगर आपसे कोई भी GS3 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो GS3 में NIA GS3 का टॉपिक है, तो GS3 में बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर NIA एजेंसी के बारे में आप अगर लिख रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कि NIA क्या करती है, आतंकवादी घटनाओं पे जांच करती है और ये किसी भी स्टेट में जांच कर सकती है विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। मान लो इसको वेस्ट बंगाल में जाके जांच करनी, तो वहाँ पे ममता दीदी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जाके डायरेक्ट जांच कर सकते हैं, ममता दीदी नहीं रोक पाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी है और कब पास हुआ, आफ्टर द मुंबई अटैक इन 2008। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये किसके अंडर में वर्क करती है, होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको हेड कौन करता है, डायरेक्टरेट जनरल। अब वो कौन होता है, कोई भी IPS ऑफिसर हो सकता है। और NIA क्या करती है, एक मोस्ट वांटेड लिस्ट भी मेंटेन करके रखती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी केस हैंड ओवर कर सकती है NIA को एनीवेयर इंडिया। और जो ऑफिसर्स इसको हैंडल करते हैं वो कौन होते हैं, कहाँ से होते हैं, IPS और IRS कैडर के होते हैं। ठीक है, जो IPS या IRS कैडर के होते हैं वो NIA एजेंसी में जो भी केस आते हैं उनको हैंडल करते हैं। इसको अमेंड किया गया है 2019 में और इसको अमेंड करके कुछ और भी मतलब जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। वो देख लेते हैं क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो ये आतंकवादी घटनाओं को ही देखता था, अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी देखेगा। फिट करेंसी यानी जाली नोट से रिलेटेड कोई अपराध किया गया उसको, सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स ऑफेंस अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट। हो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सेल कर रहा है किसी ऐसे मतलब जैसे बंदूक हो गई या कोई भी चीज़ जो विस्फोटक है, तो उसको भी ये देखता है। किसके थ्रू देखता है, अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908। तो ये आपको याद रखना है। और टेररिज्म देखना है इनको। और अमेंडमेंट के बाद से इसका ज्यूरिडिक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो ये कंट्री के अंदर ही इन्वेस्टिगेट कर सकता था, बट नाउ इट कैन इन्वेस्टिगेट
आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, नेशनल ट्रीटीज़ एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर नेशंस। ओके, तो अब इसको क्या मिल गया है कि अब अदर जो आउटसाइड द इंडियन टेरिटरीज़ वहाँ पे भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर ये इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ नेशन के मैटर से संबंधित है। अमेंडमेंट और क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि जो गवर्नमेंट है वो NIA के लिए स्पेशल कोर्ट्स ट्रायल बना सकती है। अब स्पेशल कोर्ट्स गवर्नमेंट कैसे बनाएगी, सबसे पावर है के पास पावर होती है कि कोई भी सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा हो तो आप लक्ष्मीकांत बुक में जाके पढ़ सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सेशन कोर्ट को एज ए स्पेशल कोर्ट बना सकती है, लेकिन कब बना सकती है, आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट, उन्हीं के अंडर में सेशन कोर्ट फंक्शन करते हैं। एक्ट नॉट ओनली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट को भी मतलब ऑथराइज करता है कि आप भी स्पेशल कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी कोई सेशन कोर्ट को आफ्टर द परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है। करंट टाइम में हमारे पास 38 स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट्स हैं अक्रॉस द स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ में। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कौन से जज बैठते हैं, तो ये जज को कौन बैठाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किससे कंसल्ट करने के बाद, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। जो ये पर्टिकुलर एरिया है जिस भी, जैसे उत्तर प्रदेश में या जिस भी स्टेट में जहाँ पे भी स्पेशल कोर्ट बना है तो वहाँ के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद यहाँ पे जज अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो है AQI लाइकली टू बी मॉडरेट। अब आप डेली देखते होगे पेपर में कि AQI की बात की जाती है कि यहाँ की एयर कंडीशन ऐसी हो गई, यहाँ की एयर क्वालिटी पुअर हो गई है, फलाना हो गई, ढिकना हो गई है, ठीक है। तो डेली ये क्यों आती है न्यूज़, अब हम देख लेते हैं, डेली तो आती है न्यूज़। अब ठीक है, आप AQI देख लेते हैं कि AQI क्यों है और ये डेली ही न्यूज़ क्यों आती है। AQI इज़ एन इंडेक्स, ये क्या है, एक इंडेक्स है, ये रिपोर्ट करता है डेली एयर क्वालिटी को, यानी कि पर डे कैसी एयर क्वालिटी है उसको ये डेली रिपोर्ट करता है। ये फोकस करता है हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं विद इन फ्यू आवर्स डेज आफ्टर ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर। किसी ने पोल्यूटेड एयर को मतलब सांस ले रहा है, अगर पोल्यूशन एरिया में बैठा हुआ है तो उसके बाद मतलब उसको कैसा हेल्थ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ये फोकस करता है और उसी के व्याप पे ये अपनी जो पर डे की रिपोर्ट है वो जारी करता है। 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को कंसीडर किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि AQI में कितने पोल्यूटेंट्स हैं। जो AQI जो कैलकुलेट करता है एयर क्वालिटी को, वो कितने पोल्यूटेंट्स को लेकर कैलकुलेट करता है, तो कितने पोल्यूटेंट्स को लेके 8। अब उन 8 पोल्यूटेंट्स को देख लेते हैं। तो है ग्राउंड लेवल ओजोन, एक है पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड। जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है और एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, ये जो 2 पोल्यूटेंट है ना, ये हैव द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स, इनसे ज़्यादा खतरा होता है ह्यूमन हेल्थ को। देख लेते हैं जो एयरबोर्न पर्टिकुलेट मैटर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। डस्ट इंक्लूड होती है, डर्ट होती है, स्मोक होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि एयरबोर्न पर्टिकुलेट मैटर में क्या क्या हो सकता है। तो पर्टिकुलेट क्या होता है, ये मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ये एक मिक्सचर होता है एयरबोर्न। एयरबोर्न कौन से दो पोल्यूटेंट है जो जिनसे ज़्यादा खतरा है, जो एक AQI बता रहा है कि कौन से 2 पोल्यूटेंट हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मतलब थ्रेट है इंडिया में पोल्यूशन को लेके, एयर पोल्यूशन। वो क्या है, एक तो ग्राउंड लेवल ओजोन है और दूसरा क्या है, एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं। AQI समझ में आ गया होगा। और ये क्यों इसकी डेली रिपोर्ट आती है, दिल्ली में कैसा आज एयर पोल्यूशन का क्या स्थिति है, ये सब तो क्योंकि ये डेली रिपोर्ट जारी करती है। इन बंगाल ट्राइबल विलेज, एक वहाँ पे ना बंगाल में क्या गया है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो बहुत लोग हेजिटेट होते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे कोविड-19 की। तो वैक्सीन लगवाने के लिए ना वहाँ पे कुछ आर्ट्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ताकि वो लोग कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ले। तो इस आर्टिकल में एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए जो गाँव के लोग हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया बंगाल, यहाँ पे दिया गया ट्राइबल विलेज। क्वेश्चन ऐसा मोस्टली पूछा जाता है UPSC में कि पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ की एरिया से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे ना कुछ ट्राइब के नाम दिए गए हैं, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है। और वो ट्राइब के नाम आपको अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं आप वहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी संभावना है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। और क्या UPSC क्वेश्चन बनाता है, जो साल भर न्यूज़ में रहता है उसी से तो बनाता है ना। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी ट्राइब हैं, क्या आप सब सारी ट्राइब को याद करने बैठोगे, नहीं, जो न्यूज़ में होती सिर्फ उन्हीं को याद करना होता है। ये क्या करते हैं, न्यूज़ वाली तो छोड़ देते हैं, सोचते हैं अच्छा ट्राइब भी आती है तो लाओ पूरा लेके बैठ जाते हैं।
मटेरियल लेके बैठ जाते हैं कि कौन सी स्टेट में कौन सी ट्राइब है। अरे भाई बहुत सारी ट्राइब है, सारी ट्राइब नहीं याद कर सकते हो, जो न्यूज़ में है वही ट्राइब्स आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बंगाल में कौन सी ट्राइब है। पहले हम देख लेते हैं कि किस एरिया की बात हो रही है। ये जो झारखंड स्टेट शुरू हो जाता है वेस्ट बंगाल के बाद, तो वहाँ पे झारखंड स्टेट का बॉर्डर है ना, वहाँ पे रहता है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, ये वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन सी जनजाति है, ट्राइब्स रहती है। उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो आर्ट, जिस आर्ट के थ्रू ये मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन लगवाओ, वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो छाऊ डांस कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, पाइक डांस कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, पतचित्र क्या होता है, एक आर्ट वर्क होता है जिसमें कि सॉन्ग्स के थ्रू आया जाता है, सॉन्ग्स के थ्रू एकम्पनीड किया जाता है इसको। तो ये इसमें यहाँ से ना आप तीन चीज़ को नोटिस करिए, डांस, पाइक डांस एंड पतचित्र। तो ये किस ट्राइब की है ये आपको अभी पता चल जाएगा, और कहाँ से बिलोंग करती है। अगर ऑप्शन में दिया वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बंगाल, ऑप्शन में दिया झारखंड तो झारखंड। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था 2017 या 18 में कि जो सैंड है जर मिनरल है या माइनर है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। और जो सैंड ये था ना, ये सीधे उठाया था किसी आर्टिकल से, और उस आर्टिकल में ना फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था कि सैंड इज़ द माइनर। यही होता है, यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो टफ़ नहीं होते, वो हमें टफ़ लगते हैं बिकॉज हम लोग ना न्यूज़पेपर को सही से पढ़ते नहीं हैं। टाइप कौन कौन सी हैं, टाइप्स यहाँ पे कौन कौन से पीपल्स रहते हैं, लोधा ट्राइब रहती है, संथल रहते हैं, कुर्मी ट्राइब्स रहती है। और इन लोगों का नेचर कैसा होता है, थोड़े ये शाय पीपल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको संथल, कुर्मी और लोधा ट्राइब्स याद रखनी है। अगर चाइना की बात ना की जाए, द हिंदू का पेपर और चाइना की न्यूज़ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाइना को कौन सा वायरस उसके अंदर घुसा हुआ है पता नहीं, चाइना की क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। चलिए, चाइना का ये आर्टिकल किस बारे में है रेस्ट एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसको रल्प कहा गया है। ओके, तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। उसने गांव पूरी बस्ती बना दी है और अपनी काफ़ी सारी जो मतलब फ़ौज है, आर्मी है, उसको डिप्लॉयड कर दिया है, ठीक है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बना लिया है, और वहाँ पे वो अपने सोल्जर्स को हाइड करने वाला है, ठीक है। बार बार चाइना और इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है, ये चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है। तो चाइना इस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो उसको इंडिया कुछ नहीं मतलब कहता है, ऑब्वियसली हमें भी कंसर्न होता है, बट हम उनकी टेरिटरी में इंसर्जेंसी नहीं करते हैं, घुसते नहीं हैं, ठीक। तो चाइना करे तो ठीक, इंडिया अगर यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगता है तो चाइना को दिक्कत होने लगती है, एक छोटे बच्चे की तरह ये चिढ़ने लगता है और हमारी टेरिटरी में इंसर्जेंसी करने लगता है, घुसने लगता है, और उसी से विवाद उत्पन्न हो जाता है। और वही हम पूरे लास्ट ईयर देख रहे हैं, लद्दाख में भी ऐसा ही हुआ है। चाइना लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है अरुणाचल प्रदेश वाली एरिया में, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ये हम लोग के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। इंडिया अपने रिलेशन चाइना के साथ, इंडिया का जो रिलेशन है चाइना के साथ ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। इंडिया ने भी क्या किया, अपनी तरफ से जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत कर रखा है, स्पेशल तवांग एरिया में, जो तवांग एरिया है, तवांग सेक्टर, बिकॉज तवांग सेक्टर क्या है, वो LAC वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन है, तो जहाँ पे डिस्प्यूट रहता है। तो ना क्या कर, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये चाइना की गाड़ी है, ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये पेट्रोलिंग कर रहा है, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर साइड पे कंटिन्यू पेट्रोलिंग कर रहा है, दस्तक मार रहा है। तो ये बहुत मतलब ये इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, और इसने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। इंडिया ने भी क्या किया, अपनी साइड से बहुत सारे जो डिफेंस फोर्सेस है उसको इम्प्रूव कर लिया है, और उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया है। आज संडे है, संडे के दिन वैसे कुछ ज़बरदस्त आर्टिकल आते नहीं, बट आज कुछ आर्टिकल आए हैं, ठीक है। तो उन आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव टू विजिट इंडिया ऑन November 22। US की ये इनका नाम क्या है, कैथरीन ताई, तो ये विज़िट करने वाली हैं 22 नवंबर को। नॉट ओनली इंडिया के बाद ये टोक्यो जाएंगी, जापान जाएंगी, सियोल जाएंगी, अदर भी जगह जाना है इनको। तो अब बेसिकली यहाँ पे बात क्या होने वाली है, US और इंडिया के ट्रेड को लेके, ठीक है, ट्रेड रिलेशन को मजबूत करना, इस पर ये बात की जाएगी। और इकोनॉमिक रिलेशन को लेकर इंडिया और US के बीच में व्यापार और भी ज़्यादा मजबूत हो पाए, इसको लेकर मेन यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। बिकॉज ऑल वी नो दैट कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, डोनाल्ड ट्रंप, एवरीवन नो
अबाउट हिम। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया था, जो जीएसपी एक जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इसको बोलते हैं, तो ये इसको समाप्त कर दिया था। ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये यूएस है, तो जब इंडिया अपने प्रोडक्ट यूएस में भेजता है ना, तो यूएस ड्यूटी लगाता है, ठीक है। बट अगर हमें जीएसपी मिला हुआ है तो ये ड्यूटी नहीं लगाएगा और इंडिया के प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ पे सस्ते बिकेंगे। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसी छूट दी गई है, बट ट्रम्प साहब ने तो इसको बंद ही कर दिया था और अब बात कही जा रही है कि हम जीएसपी को फिर से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल में जो इसका जो पूरा निचोड़ है वो यही है कि इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशन को, जो भी रिलेशनशिप है उसको प्रमोट करना। ओके, आप यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख रहे हैं, एबॉर्शन रूल टू एड माइनर्स। अभी तक क्या था कि जो एबॉर्शन को लेके रूल आया था उसमें क्या था, वो एक्ट जो है ना उसको मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और 2-3 मिनट की और उसमें डाल दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना, यहाँ पे मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ उसको थोड़ा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रूल हैं और जो कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने क्या कर दिया, माइनर्स को भी ऐड कर दिया। 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को आप अवॉइड करा सकते थे, उसके बाद अमेंड किया गया 24 कर दिया गया, और अब अमेंड करके माइनर्स को भी ऐड कर दिया गया है कि माइनर्स भी अबॉर्शन करा सकते हैं। माइनर्स कौन से माइनर्स, जिनकी एज लेस देन 18 है, यानी कि जो 18 साल से कम है, वो भी अब अबॉर्शन करा सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रही, वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही वो देख लेते हैं। आर्टिकल आया है तो क्यों आया है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रही, पोस्को एक्ट के थ्रू। पोस्को एक्ट सभी को पता होगा कि पोस्को एक्ट का काम क्या है। ये जितने भी बच्चे हैं, ये पोस्को एक्ट 2012 में आया था, ये जितने भी बच्चे हैं ना उन पे सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, ठीक है। अब इसका सेक्शन 19 क्या कहता है, इस एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि जो भी माइनर है वो सेक्स में इंगेज है, यानी उसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ कुछ भी, तो वो लोकल पुलिस में उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लोकल पुलिस में रिपोर्ट आनी चाहिए, उसको रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो माइनर है 18 ईयर्स से बिलो, वो जाके अबॉर्शन करा सकते हैं। पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट 18 ईयर से बिलो माइनर्स हैं, पहले तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी होगी एज़ पर द सेक्शन 19 ऑफ पोस्को एक्ट लोकल पुलिस स्टेशन में, तो ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने में जाएंगे और अबॉर्शन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इसका सल्यूशन निकालने की बात कही गई है कि ताकि बिना किसी पुलिस हैरेसमेंट सेफ़ अबॉर्शन करवा सकें, तो यही सब मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा इस आर्टिकल में क्या करोड़ रुपए इंडियन रेलवे इन्वेस्ट करने वाला है टू अपग्रेड द रेलवे स्टेशन, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सुविधाएं मजबूत कर सके। इंडियन रेलवे ने प्लान किया है कि जो भी जितने इसमें क्या 21 स्टेशन को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, तो इसमें मतलब अच्छा खासा पैसा झोंकने वाले हैं लोग, काफ़ी अच्छा खासा। तो अभी तक जो इंडियन रेलवे के पास जितने भी मतलब स्टेशंस हैं ना, उनकी रेलवे है ना, अभी तक उसके पास 7,325 रेलवे स्टेशंस हैं, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे जो 12,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका फोकस क्या आना है, मजबूत करना है, और इतना सारा पैसा हम झोंकने वाले हैं इतने सारे रेलवे स्टेशन पे, फलाना जगह पे। तो ये इस आर्टिकल से ये न्यूज़ थी। अब हम देख लेते हैं, एक ऐप डेवलप किया गया है टू गिव नो फिशिंग जोन अलर्ट्स। ये किसने डेवलप किया, ये उड़ीसा की सरकार और MS स्वामीनाथन रिसर्च सेंटर है, उन दोनों ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। अब हम यहाँ पे एक जिक्र किया गया है एक चीज़ का, मरीन सेंचुरी, ठीक है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ये सभी को पता है। यह एक मास नेस्टिंग स्पॉट है इंडियन ओशियन रीजन में, और ये ओनली टर्टल सेंचुरी है इन ओडिशा। मतलब उड़ीसा में सिर्फ जो टर्टल हैं, टर्टल यहाँ पे ऑर्डिब्रेटली टर्टल आते हैं और वो नेस्टिंग करते हैं, तो ये यहाँ पे गरिमाता जो है एक ऑलिव रेडली टर्टल नेस्टिंग साइट है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच, मतलब जो भी समुद्री किनारे होती है ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेस्टिंग बीच है। ये इसको 1997 पे डिक्लेयर किया गया टर्टल सेंचुरी। इसको कब डिक्लेयर किया गया कि ये टर्टल सेंचुरी है, 1997 पे, किसके द्वारा, ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। द सेंचुरी इज़ द वन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द भीतर नेशनल पार्क है ओडिशा में, उसके 3 पार्ट्स है, उसमें से एक है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गरिमाता मरीन सेंचुरी। यानी किसका पार्ट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क का। नो फिशिंग जोन क्या है, नो फिशिंग जोन मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि कोई भी जो भी मछुआरे होते हैं वो जाके, मतलब उनको नहीं पता होता है कि वो चले जाते हैं और मछली पकड़ने लगते हैं। तो अब इस ऐप के थ्रू उनको एक अलर्ट आ जाएगा कि ये नो फिशिंग जोन है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऑब्वियसली टू सेव द मरीन, उसको सेव कर सकें, ठीक है। तो ये इसलिए
बोला गया है, क्योंकि बहुत सारी एरिया होती है जहाँ पे फ़िशिंग अलाउ नहीं होती, बट लोग चले जो भी मछुआरे होते हैं वो चले जाते हैं, उससे मैरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सूडान के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे जो है मिलिट्री को आ गया, जैसे म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, सेम एज़ यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे पीएम को कस्टडी में ले लिया गया है और डेमोक्रेसी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। यहाँ के लोग हैं ना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वो लोग कह रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी फिर से वापस चाहिए, वो डेमोक्रेसी को चाहते हैं, वो मिलिट्री का रूल नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे सेम सिचुएशन हो गई जो म्यांमार की है। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था आर्टिकल में। अब हम इसके बगल में आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। 4 गल्फ़ कंट्रीज़ ने विड्रॉ कर लिया अपने डिप्लोमेट्स लेबनान से, को वापस बुला लिया है। आप सभी को पता होगा पिछले साल बेरूत में, सबको याद होगा कि पिछले साल जो है जो लेबनान की कैपिटल थी बेरूत, उसमें एल्युमिनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोज़न हो गया था और तब से अब तक वहाँ की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत चल रही है और ये कंट्री बहुत पीछे जा चुकी है। और यहाँ पे इसका एक और रीज़न है, कोरोना ने भी इस कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी बर्बाद किया है। लोग यहाँ पे सरकार के ख़िलाफ़ आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जो है हैंडल नहीं कर पा रही है। तो लेबनान की इस वक्त इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि WHO और वर्ल्ड बैंक ने भी बोल दिया है कि मतलब इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है, मतलब काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। और अब और भी बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स यहाँ से विड्रॉ कर लिए हैं। अब ये डिप्लोमेट्स विड्रॉ करने से इनकी बुरी हालत कैसे हो जाएगी, क्या मतलब इसके पीछे वजह क्या है? लेबनान के एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने क्या बोला है कि यमन बार फिर से जो यमन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, उसको फिर से छेड़ दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि जो यमन में जो वॉर हो रही है उसके पीछे बहुत हद तक सऊदी अरेबिया है। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को क्लेम कर दिया है, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। और जितना भी इंपोर्ट होता था ना लेबनान से सऊदी अरब या अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज़ हो गए, सऊदी अरब और अदर गल्फ़ कंट्रीज सब एक साथ आते हैं ये, तो क्या किया गया है कि उन्होंने लेबनान से इम्पोर्ट को बंद कर दिया। अब जब लेबनान अपना सामान ही नहीं बेचेगा बाहर की कंट्री में, जब इसका धंधा बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, तो इकोनॉमी वैसे भी बेकार चल रही थी, अब इसकी और बुरी हालत होने वाली है। तो अब इन्होंने अपने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। और आपको मैं बता दूं, जो यमन है ना, ज़्यादा मतलब वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। यमन में क्या है कि सिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती है, सिया सुन्नी, तो वहाँ पे ऑलरेडी वॉर का सिस्टम बना रहता है। तो अभी इसने क्या किया है, जो यमन वॉर को लेके मतलब जो लेबनान के मिनिस्टर थे उन्होंने बात कर दी है कि सऊदी अरेबिया की वजह से हो रहा है, और जिस वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वो नाराज़ हो गई और उन्होंने अपने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए हैं। और अब लेबनान की काफ़ी बुरी हालत हो गई है। अब आगे क्या होगा वो लेबनान जाने। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडियाज़ 5 ट्रिलियन गोल सेट बैक बाय 3-5 ईयर्स। बहुत सारी जो मतलब रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं ना, या जो रिपोर्ट बनाती हैं, उनका कहना है कि जो इंडिया ने अपना एक गोल सेट किया था कि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, होने वाला है, उनका कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये रेटिंग एजेंसीज़ कह रही हैं। और ये हम लोग 3 से 5 साल पीछे चले गए हैं। और इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया है, कोरोना पैंडमिक। ये बात सही है कि कोरोना पैंडेमिक में इकोनॉमी क्या हुई थी, डाउन हो गई थी। अब फिर से मतलब थोड़ा सा चल रही, बट उतनी स्पीड से नहीं चल रही, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न यही दिया गया है। और यहाँ पे इंडिया है ना, ये 5 ट्रिलियन का गोल कब तक अचीव कर पाएगा, 2028 यानी 2028 से लेके 2030 तक, ठीक है। तो ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। अब देखते हैं कि इंडिया कैसे अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है, ग्रोथ करता है। क्या ये 2025 तक मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, इन रेटिंग एजेंसी को झूठा साबित कर सकता है, या फिर हमें इतना समय लगेगा। ये तो फ्यूचर की बात है, ये आगे आर्टिकल आएंगे तब देखेंगे। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, वो एक अपनी मोटिवेशनल क्वेट से स्टार्ट करते हैं। बट क्या हमें मोटिवेशनल स्पीकर तो बनना नहीं है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं जाके, हमें तो यहाँ यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, मैं मोटिवेशनल क्वेट्स ना देके आपको ऐसे क्वेट्स दे रही हूँ जो आपके एस्से में लिखने के काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेट्स होते हैं, मोर देन 80 क्वेट्स हैं जो आप अपने एस्से में लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे में लिखने के लिए आपको क्वेट्स की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ 3-4 दिन में बैठेंगे लेके लिस्ट निकाल के आप याद कर लेंगे, नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे याद होती है। तो मैंने क्या सोचा है कि आज से मैं अपने वीडियो में 2 क्वेट्स इंक्लूड करूँगी और वो आपको मेमोराइज़ कराऊँगी, जिससे क्या होगा ना कि आपको 1 मंथ में 60 जो क्वेट्स है वो याद हो जाएंगे और आप अपने ऐसे में उनको इंक्लूड कर पाओगे।
ऐसे को किया और इसको मैंने फिर से टाइप नहीं किया, तो ये थोड़ा सा आप लोग को कितना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आज इससे काम चला लो, कल से थोड़ा सा क्लियर, मतलब मैं अच्छे से इसको टाइप करूँगी। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक मार्टिन लूथर किंग का क्वेट्स है और एक ब्रिंघम यंग का क्वेट है। ये एजुकेशन, जब आपका एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे आएगा ना तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो ये क्वेट्स क्या कह रहा है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। और दूसरा क्वेट क्या है, यू एजुकेट अ मैन, एजुकेट करते हो ना तो सिर्फ उस आदमी को ही एजुकेट करते हो, बट यू एजुकेट अ वूमेन यू एजुकेट अ जनरेशन, ऐसा ब्रिंघम यंग का कहना है। और हाँ, एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्वेट्स है ना, जब आप अपने ऐसे में लिखते हो ना, इनको इन्हीं वर्ड्स में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जैसे ये लाइन है इसको हम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, नहीं, जो वर्ड यहाँ पे दिए गए ना सेम एज आपको वैसे ही लिखना है। आप ऐसा नहीं कि एसेंस आप उसका वही रखो और वर्ड चेंज कर दो, नो, वर्ड नहीं चेंज करने हैं। ठीक है, सेम एज क्वेट्स जो दिया गया है सेम वहाँ पे आपको लिखना होता है। अब जब आप ये सब लिख देते हो ना तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह क्या काम कर दिया इस बच्चे ने। ठीक है, तो ऐसे करके हम डेली 2-2 क्वेट्स याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, या आप कॉपी में नोट कर लीजिए। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और आपको यहाँ से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो अपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए या ऐसे के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदाउट सब्सक्राइब किए आप मत जाइए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके सामने लेके आ पाऊँगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।